हेलो स्टूडेंट, अब हम आज सेकेंड ईयर की क्लास में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर क्या है? साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी जो हमारा फर्स्ट पेपर है, तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये पेपर 1 है हमारा सेकेंड ईयर का। साइकोपैथोलॉजी यानी कि मनोरोग विज्ञान। तो मनोरोग विज्ञान है क्या, ये देख लेते हैं। मनोरोग विज्ञान को मनोविकृति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मनोरोग विज्ञान को मनोविकृति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, किंतु क्या है, यह असमान मनोविज्ञान की मनोविकृति यानी कि मानसिक रोग, तो यह क्या है, असमान मनोविज्ञान की ही एक नवविकसित शाखा है। जो ये मनोरोग विज्ञान है, ये असमान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। तो इसकी परिभाषा आइजेंक ने क्या दी है? मनोरोग विज्ञान मानसिक रोगों या विकृतियों का वह व्यवस्थित अध्ययन है जिसके अंतर्गत मानसिक रोगों के लक्षणों, ठीक है, मानसिक रोगों के लक्षणों तथा मानसिक रोगों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके मनोरोग इन्होंने क्या बताया, इस परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है? मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत जो मानसिक रोग हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हम पहचानते हैं कि ये मानसिक रोगी है, या मानसिक रोग के लक्षण के आधार पे हम डिसाइड करते हैं ये रोग है, इसको ये वाला मानसिक रोग है। तो इसमें मानसिक रोग के लक्षण और मानसिक रोग की प्रक्रियाएं, कि किस प्रोसेस में ये मानसिक रोगी हुआ है, और कारणों का हम पता लगाते हैं मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन इसमें उपचार मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत यह नहीं बताया गया है कि मानसिक रोगों का उपचार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस संबंध में असमान मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञान में मतभेद रहा। शुरुआत में दोनों में मतभेद रहा और मनोवैज्ञानिकों ने इसीलिए इसे असमान मनोविज्ञान की विकसित शाखा के रूप में माना, क्योंकि असमान मनोविज्ञान में हम मानसिक रोगों का उपचार भी करते हैं। तो असमान मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? असमान मनोविज्ञान में हम मानसिक रोगियों के लक्षणों का तो पता लगाते ही हैं, कारण भी जानते हैं, और साथ में हम उपचार भी करते हैं असमान मनोविज्ञान में। जबकि मनोरोग विज्ञान में ऐसा नहीं परिभाषा से इंडिकेट हुआ, उसमें तो यही पता चला कि सिर्फ हम कारण और लक्षण और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ी पहले दोनों अलग अलग डिफरेंट थी, लेकिन आगे चलकर इन लोगों ने आपस में जो मतभेद था ये खत्म करके इनसे असमान मनोविज्ञान की एक शाखा बना दिया, मनोरोग विज्ञान को, जिसमें कि हम मानसिक रोगियों का उपचार भी कर सकें। ठीक है, तो वर्तमान समय में अब क्या है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की शाखा के रूप में या परस्पर सहायता के रूप में एक दूसरे की ही ब्रांच है, और हम असमान इसमें भी मानसिक रोगियों के उपचार का भी पता लगाते हैं और अध्ययन करते हैं। अब हम इसमें पहले समझेंगे असमान मनोविज्ञान में असमान व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह भी जानना होगा कि सामान्य व्यक्ति और असमान व्यक्तियों में क्या अंतर होता है। समान व्यक्ति किसे कहते हैं और असमान व्यक्ति किसे कहते हैं। तो दोनों में अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं, अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। तो हम इसमें पहले तो ये पढ़ेंगे कि सामान्य व्यक्ति क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सामान्य व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। तो हम लोग देखेंगे सामान्य व्यक्ति की विशेषताएं। सामान्य व्यक्ति क्या होता है? सामान्य व्यक्ति जो प्रत्येक परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित कर पाए, परिस्थिति कैसी भी हो
उसमें सामंजस्य स्थापित करने, उसके व्यक्तित्व में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता हो, जो अपने दिन प्रतिदिन के जो वो कार्य करता है वो सुचारू रूप से कर पाए, उसी को तो हम सामान्य व्यक्ति कहते हैं। अब सामान्य व्यक्ति में क्या विशेषताएं होती हैं? सामान्य व्यक्ति में विशेषता होती है सुरक्षा की उपयुक्त भावना, यानी कि सुरक्षा की उपयुक्त भावना से तात्पर्य है कि वह किसी भी परिस्थिति के आने पर ना तो अपने आप को बहुत अधिक सुरक्षित समझता है, ठीक है, और ना ही इतना भयभीत हो जाता है कि अपने आप को असुरक्षित समझे। ना बहुत अधिक सुरक्षित समझता है और ना ही असुरक्षित समझता है। तो उसमें सुरक्षा की उपयुक्त भावना होती है, बैलेंस में होती है कि अपनी सुरक्षा कैसे करें, वो नियम अपनाता है, लेकिन ये नहीं फील करता है फिर डर के दुबक के बैठ जाएगा। वो उसका सामना कर पाएगा और उसको फेस करके उससे निकलने की कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कॉन्फिडेंट होता, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके अंदर ये भी भावना नहीं होती है, तो बैलेंस में रहता है। इसका मतलब सुरक्षा की जो भावना होती है वो बैलेंस में होती है सामान्य व्यक्ति के अंदर। और वास्तविकता से प्रभावशाली संपर्क, दूसरी क्या विशेषता होनी चाहिए सामान्य व्यक्ति होने के लिए? वास्तविकता से प्रभावशाली संपर्क होना चाहिए, यानी कि जो वास्तविकता में उसके जो समाज के रीति रिवाज नियम हैं उनको वह कितना माने, वो नियम उसके लिए कितने उपयुक्त हैं और कितने नहीं हैं, उसको इस बात का आइडिया रहता है, उसको कितना उस बात को मानना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को वास्तविकता, समाज के जो समाज में जो नियम बनाए गए हैं उनको, उसके ऊपर उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वो वास्तविकता में जीवन जीता है। ये सामान्य व्यक्ति। उपयुक्त संवेगात्मकता, तो सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, जो संवेग होते हैं वो उपयुक्त रूप से होते हैं। संवेग का जो बैलेंस होता है वो ना बहुत अधिक होता है और ना बहुत कम, क्योंकि बहुत अधिक होने पर भी असामान्य लक्षण होते हैं और कम होने पर भी असामान्यता के लक्षण होते हैं। जबकि सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, जो संवेगात्मकता होती है वो उपयुक्त होती है, ना अधिक और ना कम, ठीक है। इसके बाद आता है उपयुक्त आत्म मूल्यांकन। तो उपयुक्त आत्म मूल्यांकन से तात्पर्य है कि सामान्य व्यक्ति ये जानता है उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कितनी है, ठीक है, उसको अपने अंदर की शारीरिक और मानसिक क्षमता अपनी मालूम होती है और वह उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ना तो वह बहुत ज्यादा अपने आप को आंकता है ना कम, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करता है, उसी के अनुकूल कार्य करता है सामान्य व्यक्ति। उसको स्वयं का उपयुक्त ज्ञान, सामान्य व्यक्ति अब उसको यह पता होता है कि वह किस कार्य को कितनी अच्छाई से, कितनी सरलता से या कितने अच्छे तरह से काम कर पाएगा। उसको यह अपने आप का ज्ञान, उपयुक्त ज्ञान होता है कि वह किसी कार्य में कितना दक्ष है, कितना निपुण है, वह यह कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसको अपना उपयुक्त ज्ञान होता है, वह अपने बारे में जानता है, ठीक है। तो ये सामान्य व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। तो साइमंड ने भी क्या परिभाषा दी है, सामान्य व्यक्ति किसे कहते हैं? साइमंड ने बताया है सामान्य व्यक्ति वह व्यक्ति है जो भयावह आघातों, भयावह मतलब कठिन परिस्थितियां, कोई अगर अचानक से कोई कठिन परिस्थिति आ जाए एवं नैराश्य या कोई बहुत बड़ी निराशापूर्ण घटना आ जाए तो उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों पर जो भयावह आघात या निराशा उत्पन्न करे, ऐसी कोई परिस्थिति हो उस पर विजय प्राप्त कर सके। सामान्य व्यक्ति ऐसी सिचुएशन आने पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, उससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। कोई अगर निराशपूर्ण घटना है या कोई भयावह आघात है तो उस पर भी विजय प्राप्त कर लेता है सामान्य व्यक्ति। ये सामान्य व्यक्ति की विशेषताएं हैं। इसी तरह से असामान्य व्यक्तियों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अब हम लोग ये देख लेंगे। असामान्य व्यक्ति की विशेषताएं। अब असामान्य व्यक्ति क्या होते हैं? तो असामान्य व्यक्ति से तात्पर्य है जो सामान्य व्यक्ति की तरह
समायोजन स्थापित ना कर पाए। असामान्य व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में भी समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है और अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में भी असहजता महसूस करता है सामान्य व्यक्ति। ठीक है, तो असामान्य व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं भी सरलता से नहीं कर पाता है। और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे असामान्य व्यक्ति के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। वो कैसे लक्षण होते हैं? असामान्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उसके अलग मानसिक रोग का निर्धारण कर पाते हैं कि वह किस प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित है, इन्हीं लक्षणों के कारण। ठीक है, अब क्या है इसमें? असमान दक्षता का अभाव होता है। असामान्य व्यक्तियों में दक्षता का अभाव होता है। क्या होता है कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे सामाजिक और कोई भी मानसिक रोग से ग्रस्त अगर होते हैं तो वे सामाजिक, व्यवसायिक और धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं ले पाते। कोई भी सामाजिक कार्य होते हैं और अगर दैनिक कार्य होते हैं उनमें वह रुचि नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनमें दक्षता का अभाव होता है। इसके अलावा असामान्य व्यक्तियों में क्या होता है? अप्रसन्नता की भावना रहती है। यह सामान्य व्यक्तियों की तरह खुश नहीं रह पाते। यह बहुत उदास रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, दुख अनुभव करते हैं और इनमें अप्रसन्नता की भावना रहती है। लोगों के बीच बैठकर, लोगों से मिलकर सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए इनके अंदर अप्रसन्नता की भावना विद्यमान रहती है असामान्य व्यक्तियों में। ठीक है, और अत्यधिक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति, इनमें अत्यधिक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है इन्हें, क्योंकि ये अपने कार्य दैनिक क्रिया खुद कर नहीं पाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो इनमें इनको अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। इनको ऐसा फील होता है कि अगर कोई उनके आसपास नहीं है तो वह असुरक्षित है। हर समय इनको किसी की हेल्प की जरूरत रहती है, किसी की सहायता की जरूरत रहती है। इनके अंदर असुरक्षा की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए इन्हें अत्यधिक सुरक्षा की डिमांड रहती है। ठीक है, तो रीगर ने क्या बताया है? रीगर ने बताया है यह वह व्यवहार है, असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो सामाजिक दृष्टि से, जो समाज की दृष्टि से अमान्य, जो समाज के नियम है उसके कुछ अलग अगर कोई कार्य हो रहा हो, दुखदायी, जो व्यक्ति दुखदायी हो, दुख देने वाला, दुखी रहने वाला हो और विकृत संज्ञान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है कि वह व्यवहार जो सामाजिक दृष्टि से मान्य नहीं होते हैं, असामान्य व्यवहार दुखदायी होते हैं और विकृत संज्ञान, मतलब इनकी संज्ञानता जो होती है, कॉग्निशन जो होता है वो विकृत होता है, इनकी सोच समझ सब विकृत रूप में होती है। हर बात का ये लोग कुछ अलग अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। ठीक है, उसी का जो परिणाम स्वरूप जो व्यवहार उनका दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं यह व्यक्ति असामान्य व्यक्ति है। उसमें निम्नलिखित अगर विशेषताएं पाई जाती हैं तो उसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति असामान्य व्यक्ति है।